नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हो, पहली बार लैपटॉप लेने की सोच रहे हो, नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा लैपटॉप लें, ये वाला लें कि ये वाला लें, उसमें क्या फ़ीचर हो, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करते हैं लैपटॉप तो आपको बहुत सारा दिखेगा ऑनलाइन, पर आप उसमें से कौन सा लें, आपके लिए आपकी यूजेज का कौन सा है। उसके बाद अगर आप दुकान पे भी जाते हैं लैपटॉप लेने, तो दुकानदार पूछता भैया आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए। तो अब आपको मालूम नहीं तो आप बता नहीं पाते उसको। वो पूछता है भैया कि उसमें कौन सा प्रोसेसर लेंगे, आप कौन सा सीपीयू लेंगे, क्या स्टोरेज लेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू में आप इंटेल का प्रोसेसर लेंगे कि एएमडी का प्रोसेसर लेंगे। अगर इंटेल का प्रोसेसर लेंगे तो उसमें कौन सा वेरिएंट लेंगे आप, कोर i3 लेंगे, i5 लेंगे, i7 लेंगे, i9 लेंगे, सेलेरॉन लेंगे, कोर 2 लेंगे, कौन सा लेंगे आप। अगर AMD में आते हैं तो AMD में कौन सा लेंगे, Ryzen 3 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, कौन सा प्रोसेसर लेंगे आप। अगर स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज में कौन सा लेंगे आप, SSD यूज करेंगे, SSD यूज करेंगे कि दोनों यूज करेंगे। अगर रैम की बात करें तो रैम कितने GB के चाहते हैं आप, रैम DDR3 चाहते हैं, 4 चाहते हैं, 5 चाहते हैं, 8 GB चाहते हैं, 4 GB चाहते हैं, 32 GB चाहते हैं, आखिर कौन सा चाहते हैं आप, स्क्रीन साइज़ क्या चाहते हैं। इन सब चीज़ों को लेके अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है, आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो उसका कारण ये है क्योंकि आपको प्रोसेसर के बारे में नहीं मालूम है कि अल्टीमेट प्रोसेसर है, क्या यूज है, कौन सा प्रोसेसर आपके लिए अच्छा होने वाला है। उसके बाद SSD आपके लिए अच्छा रहेगा स्टोरेज डिवाइस में कि SSD अच्छा रहेगा, और दोनों में क्या अंतर है। रैम कौन सा लें आप जो आपके लिए बेहतर रहे, 4 GB लें कि 8 GB लें, और रैम का क्या यूज है, कौन सा रैम बेहतर होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें जितनी भी मेरे पास जानकारी वो सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो पाए। इसके बाद आप अपने यूजर के हिसाब से अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे, ना तो दुकानदार से पूछने की जरूरत पड़ेगा, ना किसी दोस्त या रिश्तेदार से। तो चलिए जानने और समझने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब लैपटॉप लेने के पहले आप एक चीज़ क्लियर हो जाइए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको लैपटॉप क्यों चाहिए। आपको नॉर्मल वर्किंग के लिए लैपटॉप चाहिए, जैसे कि आपके यूजेज क्या हैं, आप पहले समझ लीजिए कि जैसे आपके यूजेज क्या हैं। आपको नॉर्मल यूज करना है, उसमें वीडियो देखना है, ब्राउजिंग करना है, नॉर्मल वर्ड पैड काम है, या तो आपको हाई उसमें गेमिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, या उसमें कोडिंग करना है। तो आपकी जो यूजेज हैं उसी आधार पे आप लैपटॉप लीजिए। मान लीजिए कि आपने हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप ले लिया, पर आपकी ज़रूरतें कम हैं, तो आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़रूरत कम है तो कम पैसों में जो वेरिएंट आपको मिलेगा उसमें भी आपकी जैसे नॉर्मल वर्किंग आपकी ब्राउजिंग हो जाएगी। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो आप देख लेंगे, नॉर्मल ऑफिस वर्क वर्ड पैड चलाना चाहते हैं तो उसमें काम हो जाएगा नॉर्मल लैपटॉप में। पर अगर आपने ये चीज़ें नॉर्मल की जगह यही काम करना है और हाई कॉन्फ़िगरेशन के ले लिया, तो आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, कुछ मतलब का नहीं है। तो ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद अब हम आ जाते हैं आपके लैपटॉप के मेन कंपोनेंट में, जिसका नाम है CPU। CPU जो है वो आपके लैपटॉप का या डेस्कटॉप का ब्रेन कहा जाता है। तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपके यूजेज के हिसाब से, जितना आपका यूजेज है उस हिसाब से उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अब जो CPU है, CPU को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको चाहिए एक अच्छा प्रोसेसर, एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर आपके यूज के हिसाब से। तो प्रोसेसर बेसिकली दोस्तों दो कंपनियाँ बनाती हैं। पहला एक बनाती है इंटेल, दूसरा बनाती है AMD। अब इंटेल में कई वेरिएंट आते हैं और AMD में भी कई वेरिएंट आते हैं, तो दोनों को मैं कंपेयर नहीं करूंगा आपके सामने आज की वीडियो में, क्योंकि ये अगर मैं कंपेयर करा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लैपटॉप लेने के पहले आपको जो बेसिक चीज़ें देखना है, जो बेसिक आपको प्रोसेसर में देखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखना ये प्रोसेसर में, जो भी प्रोसेसर ले आप वो अपडेटेड हो, वो आज के डेट का हो। कोशिश करिए नया प्रोसेसर हो, पुराने जनरेशन का नहीं हो, क्योंकि 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन करते करते आज 13 जनरेशन इंटेल ने लॉन्च करा हुआ है। इंटेल का 13 जनरेशन आ गया है, तो कोशिश करिए कि 10 जनरेशन, 11 जनरेशन हो। इसी तरह AMD में भी कोशिश करिए कि नए जनरेशन का वो प्रोसेसर हो आपका, जो भी ले प्रोसेसर। अब प्रोसेसर इसके
रिलीज डेट के बाद, अपडेटेड होने के बाद जो दूसरा मेन इम्पोर्टेंट है वो है उसका कोर और थ्रेड। दोस्तों आप कहेंगे कोर क्या है और थ्रेड क्या है, तो आप कोर और थ्रेड ऐसे समझ लीजिए, पहले जब प्रोसेसर आया था तो उसमें पहले एक कोर हुआ था, सिंगल कोर प्रोसेसर आया, सिंगल कोर के बाद डबल कोर हुआ, डबल के बाद ट्रिपल, आज जो है 10 कोर और 10 थ्रेड के साथ आया है। तो कोर मतलब होता है प्रोसेसर का ब्रेन, सिंगल कोर मतलब उसके पास एक ब्रेन है, डबल कोर मतलब उसके पास 2 ब्रेन है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा कोर उतना ज़्यादा दिमाग, 2 कोर मतलब 2 दिमाग उसके पास, 2 ब्रेन, 3 कोर मतलब 3 ब्रेन। अब कोर आप समझिए, अब थ्रेड समझिए। थ्रेड मतलब ये उदाहरण समझिए कि एक जो ब्रेन है वो 2 काम कर सकता है। पहले सिर्फ एक ब्रेन हुआ करता था, अब ब्रेन के साथ एक थ्रेड जुड़ गया है तो वो एक ब्रेन 2 काम कर सकता है। मतलब एक आदमी, अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है उदाहरण लीजिए, तो फैक्ट्री में पहले एक आदमी सिर्फ एक काम कर सकता था, अब वही आदमी उसको अपडेट कर दिया गया है तो वो आदमी एक आदमी 2 काम परफॉर्म कर सकता है। तो जितने कोर और थ्रेड रहेंगे उतना आदमी काम परफॉर्म कर लेंगे। अगर 4 कोर तो 4 आदमी और 4 थ्रेड मतलब 4 और काम परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब 4 आदमी 8 काम को परफॉर्म कर सकते हैं। ये होता है कोर और थ्रेड में अंतर दोस्तों। अब अगर कोर और थ्रेड आप समझ गए होंगे तो जितना ज़्यादा कोर होगा और जितना ज़्यादा थ्रेड होगा उतना ही आप अपने लैपटॉप पे मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। ज़्यादा कोर होगा तो एक साथ ज़्यादा जो एप्लीकेशन है आपके लैपटॉप पे एक साथ परफॉर्म कर पाएंगे। कम कोर होगा, मान लें सिंगल कोर है, सिर्फ 2 कोर है, तो आप 2-3 एप्लीकेशन परफॉर्म कर पाएंगे। चौथा पाँचवा या चौथा करेंगे तो वो बंद हो जाएगा या तो उसको रोक के तीसरा करने लगेगा। तो इस तरह ज़्यादा कोर और ज़्यादा थ्रेड के आपको फ़ायदा ये है कि एक साथ कई काम अपने लैपटॉप पर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों ये समझ गए आप कोर थ्रेड, तो अब हम लोग चलते हैं सेमीकंडक्टर साइज़ पे या फैब्रिकेशन साइज़ पे। दोस्तों जितना बड़ा सेमीकंडक्टर होगा उतना ज़्यादा बैटरी खाएगा। जियोन का अगर बात करें, जियोन का जो सेमीकंडक्टर साइज़ था 65 नैनोमीटर का था, बड़ा सेमीकंडक्टर था तो ज़्यादा बैटरी खाता था। तो आज के समय में जो AMD का प्रोसेसर है उसका जो सेमीकंडक्टर साइज़ है वो 7 नैनोमीटर का है, 7 नैनोमीटर पे है, 5 नैनोमीटर पे भी वो ला रहे हैं। अगर बात करें इंटेल की, तो इंटेल की 28 के बाद 14 नैनोमीटर, अब 10 नैनोमीटर पे शायद 3rd जनरेशन का जो ये CPU है उनका प्रोसेसर है वो आ गया है। अब इसके बाद अब नैनोमीटर अगर आप समझ गए हैं, सेमीकंडक्टर साइज से जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा बैटरी बैकअप। इसके बाद अगर बात करें हम लोग CPU स्पीड या क्लॉक स्पीड की, जितनी ज़्यादा आपके प्रोसेसर की CPU स्पीड या क्लॉक स्पीड होगी, उसकी टर्बो स्पीड होगी, उतना जल्दी आपका एप्लीकेशन परफॉर्म होगा, उतनी फास्ट आपका लैपटॉप चलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम उसके कैशे मेमोरी की। दोस्तों कैशे मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात भी मैं आगे आपको बताऊंगा। कैशे मेमोरी बेसिकली 3 प्रकार का होता है, L1, L2, L3। और आप एक चीज़ समझ लीजिए, जितना ज़्यादा कैशे मेमोरी होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। किसी भी प्रोसेसर में अगर ज़्यादा कैशे मेमोरी होता है तो ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। इसके बाद बात करें GPU की। GPU मतलब आप समझिए ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो GPU जो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा और आसान करूँ, मतलब ग्राफिक कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो ग्राफिक कार्ड है एक डेडिकेटेड होता है, एक इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड वो होता है जो आपके प्रोसेसर के साथ मिलता है, और डेडिकेटेड जो आप अलग से लगाते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोसेसर की, इंटीग्रेटेड प्रोसेसर की। तो इंटीग्रेटेड में अगर आप इंटेल के साथ जाते हैं तो IRIX का उनका आता है, और AMD के साथ जाते हैं तो AMD में Radeon का ग्राफिक कार्ड मिलता है। तो दोनों में दोस्तों जो इनकी फ्रिक्वेंसी स्पीड होती है तो वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम रैम फ्रिक्वेंसी की। तो जो अपडेटेड जनरेशन के प्रोसेसर हैं उसमें मैक्सिमम रैम फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करता है। जैसे जो अपडेटेड रैम आएंगे, जैसे DDR4 है, DDR6 है, DDR7, जितने भी अपडेट होती जाएंगे वो सपोर्ट करेंगे। तो जितना ज़्यादा वो सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर रैम की बात करें तो रैम के बाद हम अभी आगे स्टोरेज डिवाइस में सारा कुछ करेंगे। रैम के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, कैसे मेमोरी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं CPU टेम्परेचर की। जो आपके प्रोसेसर का टेम्परेचर होता है वो अगर इंटेल में जाते हैं तो इंटेल में जो सपोर्ट करता है मैक्सिमम वो 100 सेल्सियस डिग्री तक करता है। AMD जो है 105 सेल्सियस डिग्री तक करता है, 105 सेल्सियस डिग्री तक वो सपोर्ट करता है AMD। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये दोस्तों मैं आपको ये अभी बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको
मोबाइल पे या अपने डेस्क लैपटॉप पे जो है वो दिखाऊंगा भी आप कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जो मैंने बताया है कोर थ्रेड ये कैसे चेक कर सकते हैं, L1 L2 कैसे कर पाएंगे, उसकी जो क्लॉक स्पीड है वो कैसे, और रैम कैसे, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। अब दोस्तों अगर आप CPU समझ गए होंगे तो CPU के बाद जो आपके लैपटॉप का मेन कंपोनेंट होता है वो होता है उसका स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस में जितना भी आप डेटा अपने लैपटॉप में रखते हो वो सारा कुछ स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है, चाहे वीडियो के फॉर्म में डेटा हो, चाहे ऑडियो के फॉर्म में हो, चाहे फाइलों के रूप में हो, चाहे वो जो है एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो, ये सारा कुछ जो है स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। अब स्टोरेज डिवाइस दोस्तों आप समझिए दो प्रकार के हैं। पहला SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, दूसरा है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो पहले हार्ड डिस्क ड्राइव आता था, अब जो है SSD आ गया है। तो अगर हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD में आपको अंतर बताऊं तो आप समझने की कोशिश करिएगा। उदाहरण में बताता हूं, मान लीजिए कि जो HDD आप समझिए, पहले जैसे DVD प्लेयर, DVD होता था, CD होता था, उस DVD को DVD प्लेयर में आप इंसर्ट करते थे, उसके बाद वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो प्रोसेस होकर तब डिस्प्ले देता था। और जो मेमोरी कार्ड है वो प्लग एंड प्ले होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, उसमें प्रोसेस करने के लिए कुछ नहीं होता, तुरंत प्ले हो जाता है। उसी तरह SSD में जो है हार्ड डिस्क में उसके अंदर एक प्लेटर होता है, प्लेटर के जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं आप, उस प्लेटर पे वो राउंड राउंड घूमता है, उसी प्लेटर पे सारा डेटा स्टोर होता है। और जो SSD होता है अगर आप देख पा रहे हो तो SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, उसमें प्रोसेस के लिए कुछ नहीं होता है, तुरंत तो प्लग प्ले होता है। तो अगर आपके लैपटॉप में SSD लगा होता है तो आपका लैपटॉप ओपन होने में लगभग 10 से 12 सेकंड लेता है, और अगर हार्ड डिस्क लगा होता है तो वो लगभग 1 मिनट का टाइम ले लेता है। तो ये दोनों में अंतर है। और एक बड़ा अंतर और है इन दोनों के प्राइसिंग में। जो SSD होता है वो लगभग, अगर मैं बात करूं, आप उदाहरण समझिए ऐसे कि अगर SSD में आप 500 GB की SSD लेना चाह रहे हैं तो जितने में 500 GB की SSD लेंगे उतने में 1 TB का HDD आ जाएगा। तो ये दोनों में प्राइसिंग में बहुत अंतर है दोस्तों। अब अगर आप SSD और HDD में अंतर समझ गए होंगे तो अब मैं आपको कैसे मेमोरी, रैम और SSD का क्या यूज है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले है और इस डिस्प्ले के लेफ्ट साइड अगर बाएं तरफ आप देख पा रहे हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है ये सारे मेरे SSD में हैं, सारे मेरे SSD में इंस्टॉल है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर मेरे SSD में है। ये देखिए, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जितने भी सारे आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर, ये सारा सॉफ्टवेयर मेरे SSD में इंस्टॉल है। तो जितना स्पेस आपके SSD में होगा, जितना जगह होगा आपके SSD में, उतना ज़्यादा डेटा आप अपने लैपटॉप में रख पाएंगे, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो के फॉर्म में हो, चाहे फोटो के फॉर्म में हो, चाहे सॉफ्टवेयर और गेम के फॉर्म में हो, चाहे जिस फॉर्म में हो, आपके पास जितना स्पेस होगा उतना ज़्यादा आप डेटा रख पाएंगे। तो आपको लगता है कि मेरे लैपटॉप में ज़्यादा सॉफ्टवेयर रखना है, ज़्यादा गेम रखना है, ज़्यादा डेटा रखना है, तो आपको ज़्यादा स्पेस वाला हार्ड डिस्क या SSD लेना चाहिए या लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप समझिए रैम क्या होता है। अब अगर दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ नीचे देखिए टास्क बार है। जो भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, अब आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये सॉफ्टवेयर ओपन हुआ पड़ा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए बंद कर दिया। अब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा। अब मुझको ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एड जो है ओपन करना है। ये ओपन कर रहा हूँ मैं, ये ओपन कर रहा हूँ। देखिए ओपन होने में ये टाइम ले रहा है। ये ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद ये देखिए ये चला गया टास्क बार में। तो अब अगर टास्क बार में मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए WPS ऑफिस है, और ये WPS ऑफिस अगर आप देख पा रहे हैं तो ये नीचे टास्क बार में नहीं दिख रहा है। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये टाइम लेगा। ये देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए अब ये ओपन होने में टाइम ले रहा है। ये देखिए ओपन हो गया। अब दोबारा जब ये टास्क बार में आ गया, टास्क बार में आने के बाद अब इसको मैं ओपन करता हूं तो दोनों में कंपेयर करिएगा आप। ये देखिए ओपन हो गया, बिल्कुल टाइम नहीं लगा ओपन होने में। अब माइक्रो एज भी देखिए तुरंत ओपन होता है, तुरंत हो गया ओपन, कोई टाइम नहीं लगा। तो ये टाइम क्यों नहीं लगा? क्योंकि अब ये रैम में है। इस तरह करके आपके रैम में जितना जगह होगा उतने सॉफ्टवेयर आप यहाँ ओपन करके रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे रैम में जगह कितना है, क्योंकि मेरे पास ये देखिए ये जो फिल्मोरा है, ये जो सॉफ्टवेयर मेरे पास ओपन हुआ पड़ा है, ये बहुत जगह लेता है। तो अगर इस तरह के मैं 2 सॉफ्टवेयर चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इधर गेम भी इंस्टॉल कर ओपन करके रखूँ, तो उसके लिए मेरे पास रैम में जगह है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ये देखिए अब मेरे रैम का जो यूजेज है वो 77% हो चुका है।
ये सारे सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद अगर इस तरह के मैं और चाहता हूँ सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ, तो उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक फिल्मोरा और यहाँ ओपन कर लूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ओपन हो पाए, क्योंकि मेरे रैम में जगह नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आपके रैम में जगह होगा, उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप यहाँ टास्क बार में ओपन करके रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, ये एंटीवायरस लाइव सेव जो है, इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन होने में भी टाइम लग रहा है। अब देखिए, ओपन होने में टाइम लगा। अब ओपन होने के बाद एक बार ओपन हो गया, अब मेरे जो है टास्क बार में चला गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर वो ओपन करते हैं। अब ये सारे सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, या लगातार ऐसा लगता है कि पड़ती रहती है। तो इसी तरह जितना ज़्यादा आपके रैम में स्पेस होगा, आप समझिए जितना ज़्यादा आपके रैम में स्पेस होगा, उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप स्टैंड बाय मोड पर रख पाएंगे। अब अगर मैं इसको दोबारा लाइव सेव को ओपन करना चाहूँ, तो ये देखिए तुरंत फटाक से ओपन होता है, टाइम नहीं लेता। तो इसी तरह आप समझिए रैम का यूज क्या है। आप समझिए रैम का यूज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि 4-5 सॉफ्टवेयर आप ओपन करके रखना चाहते हैं बड़े बड़े, तो उसके लिए आपके पास रैम होना चाहिए, रैम में स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपको कम रैम का कम स्पेस वाला रैम लेना है कि ज़्यादा स्पेस वाला रैम लेना है, क्योंकि अब रैम डिपेंड वो करता है कि आप कितना सॉफ्टवेयर एक साथ रन करना चाहते हैं, कितना सॉफ्टवेयर आप ओपन करके रखना चाहते हैं, उसी पे डिपेंड करता है आपका रैम का स्पेस। अगर आपको कम रैम चलाना है, कम सॉफ्टवेयर ओपन करके रखना है, तो आप 4 GB का रैम ले लीजिए। अगर ज़्यादा करना है तो 8 GB का या 12 GB का, जिस तरह आपको ज़रूरत है उस तरह का आप रैम ले लीजिए। ज़्यादा रैम 16 GB की ले लीजिए, 32 GB की, तो किसी मतलब का नहीं है आपके, अगर आपका यूजेज कम है तो ये हो गया दोस्तों रैम और SSD। अब कैसे मेमोरी समझिए क्या होता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैं ओपन करता हूँ, यहाँ देख रहे हैं आप, ये रिकमेंडेड है। ये चीज़ें कैसे मेमोरी में, जो मेरा लैपटॉप है या प्रोसेसर है उसको लगता है कि ये चीज़ें यूज करा है, दोबारा यूज करने वाले होंगे। इसके बाद देखिए सर्च बॉक्स में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रिसेंट। तो ये मेरे लैपटॉप को या प्रोसेसर को लगता है कि ये सब यूज करे हैं, दोबारा यूज कर सकता है आदमी। तो ये सब कैसे मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो ये होता है कैसे मेमोरी। तो दोस्तों, अब दोस्तों ये तीनों चीज़ें, कैसे मेमोरी, रैम और SSD CD में क्या अंतर है, क्या यूजेज, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको अपने यूज के हिसाब से ये तीनों चीज़ें लेना चाहिए। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अमेज़ॉन ऐप में। अब यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जब भी आप लैपटॉप लें तो उसके प्रोसेसर में क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या फ़ीचर, और लैपटॉप में क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या फ़ीचर है, वो आप कैसे देख पाएँ। तो चलिए सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं लैपटॉप। जैसे लैपटॉप लिखे, लैपटॉप देखिए नीचे लिखा आ गया है लैपटॉप इन ऑल कैटेगरी। इस पर क्लिक करते हैं तो अब नीचे देखिए क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ। अब यहाँ पे हर कैटेगरी का लैपटॉप ओपन हो गया। अब अगर आपको इसमें कोई चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करें मैं बताता हूँ। अब इसमें मैं लिखता हूँ लैपटॉप Ryzen 3, मान लिया Ryzen 5। ये देखिए Ryzen 5। तो Ryzen 5 के जो भी लैपटॉप होंगे अब ओपन हो गए। ये देखिए मान लिया Ryzen 5 का HP 15S ओपन हुआ, तो इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए क्लिक करा, क्लिक करते ही दोस्तों देखिए अभी ओपन हो गया। अब यहाँ देखेंगे HP 15S AMD Ryzen 5 का ये वेरिएंट है। अब Ryzen 5 में भी 1500 वेरिएंट है। अब उसके बाद ये देखिए 15 इंचज़। अब इसमें देखिए 8 GB रैम, 512 GB SSD रेडोन ग्राफिक के साथ ही आता है। अब जो Ryzen 5 है इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो आप जैसे स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करने के बाद स्क्रॉल करते रहिए, नीचे आइए, नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते करते नीचे चले आइए। ये देखिए अब इसमें लिखा है सी ऑल फीचर पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट है, उसमें लिखा प्रोसेसर AMD Ryzen 5। अब AMD Ryzen 5 में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो देखिए। 4.0 GHz मैक्सिमम बूट क्लॉक स्पीड है इसका, और 8 MB का जो है कैसे मेमोरी है, जो L1 L3 मैंने आपको बताया, L2 L3। अब उसके बाद इसमें देखिए 6 कोर और 12 थ्रेड है। मेमोरी स्टोरेज 8 GB। DDR जो रैम है वो कितना है इसमें, DDR4 है। 32 मेगाहर्ट्ज़ तक ये इसकी स्पीड है। और इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन, 16 GB आप और बढ़ा सकते हैं। 8 GB इसमें देखिए दिया हुआ है, 16 GB तक और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह करके दोस्तों आप सारी चीज़ें, इसमें क्या क्या फ़ीचर आपको मिल रहा है वो सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं।
चेक करके ही लीजिए, चाहे कोई भी लैपटॉप लीजिए। और इसके बाद जैसे आपने HP का देखा तो Ryzen 3 में Ryzen 5 आप देखे हैं, तो Ryzen 5 के बाद आप Core i5 भी चेक कर सकते हैं कि उसका क्या प्राइस है, आपको उसमें क्या क्या मिल रहा है, कितना कोर कितना थ्रेड मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह करके ही आप लैपटॉप लीजिए, चाहे किसी भी कंपनी के लिए, चाहे कोई भी प्रोसेसर लें, आप एक बार कंपेयर ज़रूर कर लीजिए। ये तीनों चीज़ें के बारे में मैंने कोशिश करा कि आपको क्लियर कर पाऊँ। इसके बाद अगर हम स्क्रीन साइज़ पे जाते हैं तो स्क्रीन साइज़ आप उतना लीजिए जैसे आपको घर पे रखना है, घर पे कहीं नहीं ले जाना, तब तो आप कितना ही बड़ा स्क्रीन साइज़ ले सकते हैं। पोर्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है एक ही जगह रखना है, तब तो आप 18 इंची 20 इंची जो भी आपको लगे ले सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि लेके जाना मुझे, तो हिसाब से 14, 12, 15 तक रखिए आपके स्क्रीन की साइज़। उसी पे आपकी MRP भी डिपेंड करता है। और डिस्प्ले आप निट्स में आप देख सकते हैं, जितने ज़्यादा निट्स होते हैं उतना ज़्यादा जो है वो ब्राइटनेस का बढ़ता है। तो इस तरह आज की वीडियो में सारी चीज़ें मैंने कोशिश करा कि आपको बता पाऊँ। बहुत डिटेल में नहीं बता सकता सारी चीज़ें, जो जनरल नॉर्मल की चीज़ें हैं वो मैंने आपको कोशिश करा बता दिया है। और अगर आपको डिटेल में किसी प्रोसेसर के बारे में डीप में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उनका जो है कंपैरिजन करके आपको दिखा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। जो नई जानकारी अगर आपको कुछ और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।